हे गाइस, हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज के कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द वाइडली नोन एज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल। यानी कि जो ऑस्ट्रियन स्कूल है उसके फाउंडर मतलब कि उनके संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्ल मार्क्स जो है वो ऑस्ट्रियन स्कूल के फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 माइक्रो इंटरप्राइजेज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो माइक्रो यानी सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग विकास जो है इसका एक्ट था 2006 में जो एक्ट आया था उसमें माइक्रो इंटरप्राइजेज का यानी जो लघु उद्योग हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो राशि थी वो कितनी थी वो हमें बताना है। तो ये आपको नहीं देखना है, ये आंकड़ा अब क्या है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अभी का ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें क्या पूछा था, उसमें मीडियम का पूछा हुआ था। ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेज का इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ था, लेकिन अब इसमें क्या पूछा है, माइक्रो का पूछा है। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तीनों के आपको याद करने हैं। तो इसमें ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लेना। तो इसमें क्या है, इसकी जो राशि है उसको अब बढ़ा दिया गया है। ये क्या है, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट तक टर्नओवर जो है वो कितना है, 5 करोड़ का कर दिया है। ठीक है, और इसमें स्मॉल में क्या है, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक कर दिया है। एंड जो मीडियम इंटरप्राइजेज है इसमें 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड जो टर्नओवर है वो क्या है, 100 करोड़ तक हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पूछा है, माइक्रो का पूछा है। तो माइक्रो में क्या आ जाएगा, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th 5 year प्लान एम्ड एट जनरेटिंग। यानी कि जो 5 year प्लान था, 11th 5 year प्लान था, उसमें जो वर्कर थे, कार्यशील जो वर्कर थे, उनकी जो इनकम है, जो 5 year प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो कार्यशील कार्य करने वाले जो वर्कर हैं उनके लिए रोजगार के कितने अवसर को सृजन करना था, कितना जो रोजगार है वो जनरेट करना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 58 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, 58 मिलियन कार्य अवसर जो है उनको प्रदान करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर। यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है, असंगठित जो वर्कर हैं उनका सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है वो किस वर्ष बना, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 2008 में इसको बनाया गया था इनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया जीडीपी इन द ईयर 2006 एंड 7 इज एस्टिमेटेड 8। यानी कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका इंडिया की जीडीपी में 2006 और 7 में कितना योगदान रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस टाइम 6-7 में कितना था, 26% था, लेकिन अभी ये कितना है, 27% समथिंग है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is correct about the contingent valuation method CVM used in environment economics। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं CVM का, कि जो CVM मेथड है कॉन्टीजेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक मूल्यांकन प्रणाली, और इंग्लिश में क्या है, कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम, इसका यूज़ बेसिकली हम जो बाजार विफलताएं होती हैं उनके अंतर्गत जो भी आइटम आती हैं उनको यूज़ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इट यूज्ड फॉर द आइटम अंडर मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर बाजार विफलता के अंडर में जो भी आइटम्स का हम यूज़ करते हैं उसका इसमें इसको इंक्लूड किया जाता है कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो जनसंख्या की जो नेचुरल ग्रोथ है वो किसका परिणाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट ए है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, थर्ड है माइग्रेशन एंड फोर्थ है मेरिज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि क्रूड डेथ रेट एंड बर्थ रेट जो है वो क्या है, नेचुरल ग्रोथ का क्या है, आउटकम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फर्टिलिटी रेट एंड ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि कुल प्रजनन दर और सकल पुनरुत्पादन दर जो है उनके बीच में संबंध बताना है कि उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो बेसिकली जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ग्रेटर देन होती है GRR से, यानी कि ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट जो है उससे ये अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज डिक्लाइन व्हेन नेशनल इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली। मतलब कि जब हमारी नेशनल इकोनॉमी जो है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, वो क्या है, तेज़ी से अगर जब ग्रोथ कर रही होती है तो उस टाइम जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, उसमें क्या है, एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो क्या है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिकली ये क्यों होता है, इसके रीज़न हमें बताना है। तो स्टेटमेंट इसमें हमें सभी पढ़नी पड़ेगी क्या क्या कह रही हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि फूड बिकम लाइक इन्फीरियर कॉमोडिटी। बिल्कुल सही है ये कि जो हमारा फूड जो है यानी कि खाद्य जो है वो क्या इन्फीरियर गुड्स जैसे बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी वेरी फास्ट। और एग्रीकल्चर का जो विकास है वो तेज़ी से नहीं हो पाता है उस टाइम। थर्ड है इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो फास्टर। और जो औद्योगिक क्षेत्र है वो क्या है, तेज़ी से विकास करता है। ठीक है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स का आयात होता है, जो एजुकेशन है उसमें इंक्रीजिंग होती है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द फार्म फैक्टर इज नॉट इनफ। यानी कि जो कृषि क्षेत्र पर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है तो वो क्या है, वो पर्याप्त नहीं हो पाता है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे कम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि इन चारों के कारण जो है वो जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर ऑफ फिशिंग इन द GDP ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन अराउंड। इसमें बताना है कि जो हाल ही के वर्षों में जो फिशिंग सेक्टर है उसमें GDP में इंडिया का जो भारत में GDP में जो फिशिंग का जो कारोबार है उसमें इसका GDP में कितना योगदान रहा। ठीक है, यानी कि मत्स्य पालन का जो योगदान है वो GDP में कितना रहा था। ठीक है, तो ये आंकड़े अभी फिर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि ये अभी 2019 की बात करते हैं। इसमें 2019 में ये कितना है, 1% हो गया है। ठीक है, GDP में इसका हिस्सा कितना है, 1%। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के जो फूड कॉरपोरेशन है, खाद्य निगम जो है, उनके लिए फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी आर्थिक इकोनॉमिक कॉस्ट जो क्या है, आर्थिक लागत क्या है, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन कीमत होती है। ठीक है, प्लस प्रिक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, यानी कि जो अचानक हमें जो भी इनकम प्राप्त होती हैं, प्रापण आकस्मिकताएं हिंदी में इसको बोलेंगे, एंड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी वितरण लागत। इन तीनों का क्या है, ये जोड़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्ड बाय फार्म मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि फार्म मैकेनाइजेशन जो होता है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कृषि यंत्रीकरण। ठीक है, कृषि यांत्रिकीकरण यानी मैकेनाइजेशन जो है उसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल कौन से होते हैं, जो भी ऊर्जा के खेती के लिए जो भी ऊर्जा के स्रोत यूज़ किए जाते हैं उनको रिप्लेस करना है मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फार्म ऑपरेशन। यानी कि ऊर्जा के जो यांत्रिक स्रोत हैं उनके द्वारा ऊर्जा के जो जैविक बायोलॉजिकल कौन से होते हैं, जैविक स्रोत जो होते हैं उनमें इसको क्या है, रिप्लेस करना, उसके जगह इसको प्रतिस्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन वही है, यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसको दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 5 ईयर प्लान व्हेन एक्चुअल ग्रोथ रियलाइजेशन हैज़ बीन हायर देन द ग्रोथ टारगेट। इसमें से बताना है हमें कि ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें हमने जितना टारगेट रखा था कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ जो है वो इतनी होगी और एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो इससे ज़्यादा हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 5th 5 ईयर प्लान एंड 10th 5 ईयर प्लान, 1 और 4th स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही होंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें 5th एंड 7th 5 ईयर प्लान आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 5th 5 ईयर प्लान और 7th 5 ईयर प्लान था, उसमें जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी वो जो हमने लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज रिसीविंग 100% फंडिंग एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रली एक होती है सेंट्रली स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं उसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें स्टेट का हिस्सा ज़्यादा होता है और सेंटर का हिस्सा कम होता है। ठीक है, ये अलग अलग स्कीमें अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हमने नहीं देखना है कि कितना हिस्सा होता है, लेकिन सीधा मीनिंग समझिए आपकी, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है एसिलिएटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम, बिल्कुल सही है ये। एंड नेक्स्ट इसमें है थर्ड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एंड सेकंड भी आएगा इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैंक द स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 8 करंट प्राइसेस इन द रिसेंट ईयर। बताना है कि रिसेंट ईयर में जो जीडीपी में इनका इन स्टेट का जो है वो कितना हिस्सा रहा। ठीक है, चालू कीमतों पे, करंट प्राइसेस पे, वो बताना है। तो इसका सबसे पहला आना चाहिए इसमें महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, उसके बाद सेकंड में आएगा उत्तर प्रदेश, एंड नेक्स्ट आएगा तमिलनाडु, और उसके बाद आएगा कर्नाटका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ MCQs। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।